वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग अपने ऑप्टिक्स के एक पार्ट्स जो महत्वपूर्ण भाग है मानव नेत्र ह्यूमन आइज की चर्चा करेंगे। मानव नेत्र से एक प्रश्न आपको मिल सकता है, 60 क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि मानव नेत्र आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, 9th 10th में भी मानव नेत्र पढ़ चुके हैं। तो इससे आपको एक 60 क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकता है। मानव नेत्र का चित्र यहाँ हमने बनाया हुआ है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग गोलाकार आकृति का होता है और मानव नेत्र की कई विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। मानव नेत्र एक तरीके से गोलीय आकार का होता है जो बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। आप देखते हैं, अगर आप दूसरे की आंख देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सफेद परत एक होती है, सफेद परत दृढ़ होती है और अपारदर्शी होती है। दृढ़ इसलिए होती है क्योंकि अगर आप कहीं धूल धक्कड़ में जा रहे हैं, कहीं हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, तो आंख में आपके कचरा पड़ जाता है, तिनका पड़ जाता है या धूल के कण पड़ जाते हैं, लेकिन उससे आपकी आंख को कोई समस्या नहीं होती है। थोड़ी देर आंख बढ़ती है, आप पानी से, ठंडे पानी से धुल लेते हैं आंख, या कोई ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, कोई आई ड्रॉप डाल लेते हैं, तो इस तरीके से आपका वो कचरा निकल जाता है। या थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद कर लेते हैं तो भी वो कचरा किनारे पहुंच जाता है। तो वो श्वेत भाग होता है जो आंख के बाहरी हिस्से में होता है, श्वेत परत होता है, दृढ़ होता है, अपारदर्शी होता है, उसको ये दृढ़ पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल इसको कहते हैं। ये क्या करता है, बाहरी जो आघात हैं उनसे हमारे शरीर की, हमारे आंख की रक्षा करता है। तो ये दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक कहा जाता है इसको। और इसके बाद गोले के सामने का भाग जो अपारदर्शी होता है और उभरा हुआ होता है, यानी जो गोले का सामने का भाग है पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, उसको कार्निया कहते हैं। आप देखते हैं, पहली बार आप दूसरे की आंख देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक सफेद भाग होता है, उसको दृढ़ पटल कहा जाता है। उसके बाद एक पारदर्शी भाग होता है और उभरा हुआ थोड़ा सा दिखाई देता है, जैसे कांच की गोली होती है, कंचा, उस तरीके से हमको दिखाई देता है। उसको हम, जो उभरा हुआ भाग है, उसको कार्निया कहते हैं। इसके बाद नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। ये उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, यानी ये कार्निया हो गई, ये जो उभरा हुआ भाग है ये कार्निया हो गया, जो बाहरी भाग है ये दृढ़ पटल हो गया, और इसके पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, जिसे आइरिस कहा जाता है। ये कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसको आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये यहाँ पर आपको पुतली या नेत्र तारा दिख रहा है। आइरिस के यानी जो पर्दा है उसके ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, जिसको पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, यानी प्यूपिल कहते हैं। तो ये प्यूपिल हो गया आपका। और फिर पुतली की एक विशेष विशेषता होती है मानव नेत्र के लिए कि ये आवश्यकता अनुसार अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में यानी अंधकार के समय अपने आप बड़ी हो जाती है। आपने ध्यान दिया हो, अगर हम ज़्यादा प्रकाश आंख पर पड़ रहा होता है तो ये सिकोड़ लेती है अपने आप को। आप ऐसे देखेंगे तो जैसे लगता है कि बहुत प्रकाश पड़ रहा है तो सिकुड़ जाती है। और जब अंधेरा होता है, हमको कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो हम अपनी आंख को थोड़ा सा फैला कर देखते हैं, यानी अपने आप बड़ी करने और छोटी करने की यहाँ क्षमता होती है। यानी प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। आइरिस के ठीक पीछे यहाँ पर एक नेत्र लेंस लगा होता है, जो एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है और इसकी एक और विशेषता है। आपने उत्तल लेंस पढ़ा है, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, और हमने ऐसे लेंस की चर्चा की है जिसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R1 और R2 थी। प्रायः ऐसा होता है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान होती हैं, यानी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता होती है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता है, यानी मानव नेत्र में
जो दोनों भाग हैं उत्तल लेंस के दोनों भाग, उनकी वक्रता त्रिज्याएं समान नहीं होती हैं। पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। आपको चित्र में भी दिख रहा है, ये लेंस कुछ इस प्रकार से बना हुआ, इस प्रकार से बना। इस प्रकार से बने होने का मतलब हुआ कि ये भाग चपटा है, ये चपटा है, इसका मतलब है इसके लिए R1 अगर कहा जाए और इसके लिए R2 कहा जाए तो R1 ग्रेटर देन R2, यानी अगले भाग की वक्रता त्रिज्या ज्यादा और पिछला जो चपटा भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है और कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से भीतर की ओर बढ़ता जाता है और इसका जो माध्य अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। मानव नेत्र का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है। एक नंबर का महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि मानव नेत्र का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1.44 होता है और ये बाहर से भीतर की ओर अपवर्तनांक इसका बढ़ता जाता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। ये देखिए आपको मांसपेशियां दिख रही हैं, इन्हीं के सहारे लेंस वहीं पर टिका रहता है, इन्हीं मांसपेशियों के सहारे इनके बीच में टिका रहता है। और इसकी एक और विशेष क्षमता होती है, ये अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकती है। मानव नेत्र की एक विशेष क्षमता होती है कि ये अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकती है। तो मानव नेत्र की विशेष क्षमता को अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस कहा जाता है या अकोमोडेशन पावर ऑफ आइज कहा जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। हिंदी में समंजन क्षमता माने फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी को एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस कहा जाता है या एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज कहा जाता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, ये कार्निया हो गई और ये नेत्र लेंस। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक द्रव दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको जलीय द्रव कहा जाता है। तो इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.336 होता है। ध्यान देने वाली बात है, मानव नेत्र यानी नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44, जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336। अब बात आती है, ये आगे का भाग हो गया, पीछे की बात करें तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। यहाँ 3 लाइनें दिख रही हैं। पहला दृढ़ पटल हो गया जो सफेद वाला भाग होता है, उसके नीचे एक काली झिल्ली होती है जो कोराइड इसको कहा जाता है। काली झिल्ली होती है, इसको कोराइड कहा जाता है और यह प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यहाँ पर आपने देखा नेत्र में सबसे ऊपर सफेद भाग होता है, उसके नीचे एक काली झिल्ली होती है। तो जो काली झिल्ली होती है उसी को कोराइड कहा जाता है और प्रकाश को अवशोषित करती है ये और इसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है, माने परावर्तन न होने पाए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर की ओर, इसके पीछे लेंस के सामने सबसे भीतर की ओर एक दूसरा पर्दा लगा होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको रेटिना कहा जाता है। और आप जानते हैं कि रेटिना सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। और रेटिना होता क्या है, प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स की एक फिल्म होती है। फिल्म का मतलब हुआ सतहें, लेयर। फिल्म का मतलब वो पिक्चर देखने वाली नहीं, फिल्म का मतलब हुआ लेयर। तो एक लेयर लगी होती है, जैसे आपने सरफेस टेंशन पढ़ा है। अगर आप एक साइकिल की तीली ले लें और उस पर एक धागा लपेट दें, उसको साबुन के घोल में डुबोएंगे तो उनके बीच में साबुन के घोल की एक परत लग जाती है जिसको साबुन के घोल की फिल्म कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं और ये प्रकाश सिराएं जो होती हैं ये वस्तुओं के प्रतिबिंब के रंग, रूप और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुँचाती है। ये प्रकाश सिराओं की फिल्म होती है और ये सिराएं यहाँ से निकलती हैं और मस्तिष्क को जाकर
जो रंग रूप यानी जो इमेज बन रही है, जो वस्तु हम देख रहे हैं, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, उसका आकार कैसा है, इसका ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जिस बिंदु पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर जाती है उसको ब्लाइंड पॉइंट यानी अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि अंध बिंदु क्या होता है। तो अंध बिंदु जहां से प्रकाश सिराएं मानव नेत्र को छेद कर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी को हम ब्लाइंड पॉइंट यानी अंध बिंदु कहते हैं। एक दूसरा बिंदु होता है ब्लाइंड स्पॉट भी कह सकते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। रेटिना के बीचों बीच में लेंस के ठीक पीछे एक पीला भाग होता है जिसको पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है और इसको हम येलो पॉइंट कहते हैं। तो ये बात हुई मानव नेत्र की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानव नेत्र की विशेषता है कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है और जो दूर बिंदु है वो अनंत होता है। इसलिए स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं और दूर बिंदु अनंत होता है। इसको हम सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार कहते हैं। एक सवाल आता है आपकी परीक्षा में, सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या है। तो सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रायः पूछ लिया जाता है कि सामान्य या स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार लिखिए, तो आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कभी कभी पूछा जाता है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या है, तो आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, तो वो अनंत होता है। एक नंबर का और सवाल यहाँ पर मिलता है आपको कि समंजन क्षमता क्या होती है। तो हमने आपको बताया कि नेत्र जब किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियों को सिकोड़ लेता है जिससे उनकी वक्रता त्रिज्याएं कम हो जाती हैं। तो वक्रता त्रिज्याएं कम हो जाती हैं, जब वक्रता त्रिज्याएं घटेंगी तो फोकस दूरी भी घट जाएगी। आपने ये फार्मूला पढ़ा है 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। तो जब वक्रता त्रिज्या यानी मांसपेशियां सिकोड़ी जाएंगी तो वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या छोटी होगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से वस्तु का और इस प्रकार वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। लेकिन जब किसी दूर की वस्तु को देखती है मानव नेत्र यानी नेत्र लेंस जब कोई दूर की वस्तु को देखती है तो उस समय मांसपेशियां ढीली रहती हैं और ढीली रहती हैं तो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है। वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी और इस प्रकार से फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की क्षमता होती है और इसी को हम एकोमोडेशन पावर कहते हैं यानी समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं और जैसे जैसे हम पास की वस्तुओं को देखते हैं अधिक समंजन लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि समंजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। यदि वो वस्तु को नेत्र के बहुत अधिक समीप लाया जाए तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी वह निकटतम बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को हम अधिकतम समंजन लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वही नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जहाँ पर हम वस्तु को नेत्र के अधिकतम समीप रखकर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है और इसे ही यानी इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है और सामान्य नेत्र के लिए इसका मान हमने बताया आपको 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से जो दृष्टि विस्तार है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत हो जाएगा। तो ये मानव नेत्र की बात हुई। मानव नेत्र में नेत्र दंड और शंकु क्या है
नेत्र की रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, प्रकाश संवेदित सेल होते हैं, और ये दो प्रकार की सेल, कुछ राड के आकार की होती हैं और कुछ कोन के आकार की होती हैं, यानी कुछ बेलनाकार यानी दंडाकार होती हैं और कुछ शंक्वाकार होती हैं। दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि शंक्वाकार सेलें प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं। और इन सेलों के कारण ही, यानी इन शंक्वाकार सेलों के कारण ही हमको प्रकाश के रंग का आभास होता है कि वस्तु का रंग किस प्रकार का है। मधुमक्खी की आंख की विशेषता होती है, इसमें एक अन्य प्रकार की शंक्वाकार सेलें पाई जाती हैं जो पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड नहीं अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सुग्राही होती हैं, जिनको व्यक्ति की आंख नहीं देख सकती। मधुमक्खी की आंख में एक विशेष प्रकार की शंक्वाकार यानी कोन शेप सेल पाई जाती है जो पराबैंगनी विकिरण के लिए सुग्राही होती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज को वो आसानी से देख सकती है और व्यक्ति की आंख उसको नहीं देख सकती। इसी प्रकार से मुर्गे की आंख की रेटिना में दंडाकार सेलें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, राड शेप्ड सेल बहुत कम होती है जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही है। और यही कारण है कि मुर्गे को सूर्योदय होते ही, जैसे ही दिन का प्रकाश प्रारंभ होता है वो जाग जाता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो तुरंत उसको पूरा अंधेरा दिखाई देने लगता है और वो सो जाता है। तो मुर्गे की आंख की ये विशेषता है कि उसमें जो प्रकाश संवेदित सेलें हैं यानी दंडाकार सेलें हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए उसको देखने के लिए यानी संसार को देखने के लिए उसको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसको लगता है कि हाँ सब अच्छा हो गया है और वो चिल्लाने लगता है, हम कहते हैं मुर्गा बांग दे रहा है। तो इस तरीके से वो सूर्योदय की सूचना देता है सबको, अपने साथियों को जगाने का प्रयास करता है कि उठ जाओ दुनिया फिर से चल रही। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है और जैसे ही सूर्योदय होता है वो सब जाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है माने थोड़ा अंधेरा होता है उसको लगता है कि अब सब खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रकाश संवेदित सेलें यानी दंडाकार सेलें उसके नेत्र में बहुत कम पाई जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। और सूर्योदय होते ही वो जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही वो सो जाता है। तो ये बात हुई रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स की मानव नेत्र में दोनों पाई जाती हैं, जिसके कारण हमको वस्तु के आकार और रंग का आभास होता है। जबकि मधुमक्खी की आंख में एक विशेष प्रकार की जो शंक्वाकार सेलें होती हैं वो पाई जाती हैं जो पराबैंगनी विकिरण को भी देखने में सक्षम होती हैं। तो मुझे लगता है कि मानव नेत्र आप ठीक से जान गए होंगे। दृष्टि दोष की चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप जरूर करें। मानव नेत्र की व्याख्या आप पढ़ें, हालांकि व्याख्या नहीं पूछी जाती है क्योंकि 9th-10th के सिलेबस में है ये, लेकिन आप जरूर पढ़ें और इससे जो 60 क्वेश्चन हैं वो मिल सकते हैं। हमने उनकी चर्चा भी की है। अपवर्तनांक कितना होता है, समंजन क्षमता क्या है, कब फोकस दूरी बढ़ जाती है, कब फोकस दूरी घट जाती है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखकर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगले सेशन में हम मानव नेत्र के दृष्टि दोष और उनके निवारण के क्या उपाय हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग मानव नेत्र के दृष्टि दोष की चर्चा करेंगे।